आज पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक फ्रिक्शन, जो कि आईआईटी जेईई स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और गेट ईएससी एंड एसएससी जेईई स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। अब जानते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन टू बॉडी इन रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर, देन रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडी क्रिएट नॉर्मल फोर्स। आइए देखिए क्या करें। ये मेरा सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? रफ है। सरफेस, रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होगा, म्यू की वैल्यू कुछ होगी, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं एफ न्यूटन का। तो ये बॉडी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? लेफ्ट से राइट। तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर होगा जाने का? टेंडेंसी ऑफ मोशन इस बॉडी की क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन। इस बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या? राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या पूछे? किधर जाना है? फ्रिक्शन क्या पूछता है? किधर? तो फ्रिक्शन बॉडी द राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? मेरा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या किस डायरेक्शन में लग जाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम F की वैल्यू मानते हैं पहले केस में 0 किलो न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? 0। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? 0 किलो न्यूटन। अगर सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में हम फोर्स ये लगाएं 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितना? 10 किलो न्यूटन। और सरफेस के नॉर्मल एक रिएक्शन होगा। अगर कोई भी बॉडी को लें, अगर सरफेस पे रख रहे हैं, तो ये बॉडी क्यों नीचे नहीं जा रहा है? क्योंकि सरफेस भी उतना ही उस पर फोर्स क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब ये बॉडी अगर नीचे इसका वेट mg लगा है, तो इस सरफेस इस पर कैसा लोड लगाएगा? ऊपर साइड में नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पे भी क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस पे भी क्या लगाइए? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? 10 लगाएं तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10। हम एज्यूम करते हैं म्यू की वैल्यू क्या है? 0.3। अगर यहां से फोर्स हम क्या लगाएं? अगर यहां से हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 30 किलो न्यूटन लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर, क्या पूछता है? किधर जाना है? तो बॉडी मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन में जानी चाह रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। और इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन क्या? मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगाया जा सकता है बॉडी पे। तो म्यू एस की वैल्यू क्या गिवन है? 0.3 अगर एज्यूम करते हैं, और न्यूटन क्या लग रहा है? 10, मतलब 30 किलो न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम 30 किलो न्यूटन लगा सकते हैं, और फोर्स भी क्या लगा है? 30 किलो न्यूटन। मतलब इस बॉडी के अंदर टेंडेंसी है मोशन करने की। अगर 1 किलो न्यूटन अगर बढ़ा दे, तो ये बॉडी क्या करने लगेगा? डायनेमिक रीजन में आ जाएगा, मोशन करने लगेगा। तो तीन कंडीशन देखिए, अगर 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स 0, अगर 10 है तो फ्रिक्शन फोर्स 10, अगर 30 है तो फ्रिक्शन फोर्स 30। ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस समय बॉडी क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब मानते हैं अगर बॉडी पे हम क्या फोर्स लगाए हैं? सरफेस से ये कांटेक्ट में है, अगर यहां से फोर्स क्या लगा? 40 किलो न्यूटन का, बना दिए इसी पे।
अब ये बॉडी किधर मूव कर रही है, 40 किलो न्यूटन राइट डायरेक्शन में लगा, तो फ्रिक्शन क्या पूछेगा किधर, तो बॉडी क्या है राइट साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग जाएगा, लेफ्ट साइड। कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन। इस समय म्यू के क्यों आगे, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है। अगर ये बॉडी मोशन में है तो कौन सा कोफिशिएंट है, काइनेटिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एन। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एन की वैल्यू 20 किलो न्यूटन है, तो ये बॉडी कितने स्पीड से जाएगी, 20 किलो न्यूटन। 40 माइनस 20 किलो न्यूटन। इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक केस। और एक बात और, म्यू के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फोर्स इन स्टैटिक रीजन इज मोर देन डायनेमिक रीजन। क्लियर। और स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 30 तक, मतलब जितना मैक्सिमम वैल्यू है। और डायनेमिक केस में क्या हो रहा है, डायनेमिक केस में फिक्स रहता है म्यू के इंटू एन। अगर हम लोग डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करें, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एम ए फोर्स लगा देंगे तो वो बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मतलब बॉडी उस समय अगर चल रही है, अगर एम ए फोर्स लगा दिए तो बॉडी उस समय रुक जाएगी। ये एजम्पशन फोर्स है, मतलब होता नहीं, इसे माना जाता है। उसी को सूडो फोर्स भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, और सूडो फोर्स। अगर ये बॉडी 20 किलो न्यूटन से मूव कर रही है, अगर ये बॉडी 20 किलो न्यूटन से मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो हम लोग सूडो फोर्स लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसे क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। तो ये बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। अगर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा, ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, जिसे क्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में म्यू के इंटू एन। और क्या लगा है, 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। मोशन कितने से कर रहा है, 20 किलो न्यूटन से, 40 लिखते हैं, 40 किलो न्यूटन। अगर इस एम ए को अगर लगा देंगे तो ये बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, अपने डायनेमिक कंडीशन में। बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, डायनेमिक कंडीशन में। किस डायरेक्शन में लगाना होगा, हमें किस डायरेक्शन में लगाना होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर लगा देंगे तो मेरा बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। आइए केसेस एक दो देखते हैं। केस 1 है इंक्लाइंड सरफेस है मेरा। केस 1 इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो ये इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। किस डायरेक्शन में, इसके नॉर्मल। तो ये फोर्स किधर लगेगा, इसके नॉर्मल फोर्स एन। ठीक है, ये बॉडी ऐसे स्लाइड कर रही है, इस टाइम रुकी हुई है, नॉर्मल फोर्स बॉडी इस पे लगाएगा। ये सरफेस इस बॉडी पे किधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, इसके परपेंडिकुलर। और मेरा फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर बॉडी साइड स्लाइड कर रही है, राइट साइड टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट साइड में। अगर रुकी हुई है तो क्या लगेगा, म्यू एस इंटू एन वैल्यू। ठीक है, और क्या लगेगा इसमें, इसका वेट। वेट कहाँ काम करता है, एम जी।
इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये वेट क्या हो गया mg। अब इसका अगर हम लोग रिजॉल्व करें इस कंपोनेंट को, इसे हम लोग रिजॉल्व करें, अगर रिजॉल्व करें, ये थीटा डिग्री है, ये क्या है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा है, तो ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगी थीटा, ये एंगल क्या होगी थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिजॉल्व करें फोर्सेस से, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा मेरा mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या आता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब हम लोग अगर बॉडी की स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीन पैरामीटर्स हमेशा लगते हैं, समेशन fx, समेशन fy और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। मगर ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, अगर एक ही पॉइंट से है तो मोमेंट का लेना कोई फायदेमंद नहीं है। तब कॉन्करेंट है तो दो फोर्सेस मेरे पास हैं। कौन कौन से स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या क्या होता है, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fx x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे, mg sin थीटा, mg sin थीटा, राइट साइड mg sin थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा मेरा फ्रिक्शन f की वैल्यू या म्यू एस इंटू एन। ये समेशन fx हो गए। समेशन fy क्या होगा, fy क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, n अब वर्टिकली अपवर्ड है और नीचे क्या है mg cos थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, n इक्वल टू mg cos थीटा। अब यहाँ से अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, आप कोई सा भी क्वेश्चन देख के ही उड़ा सकते हैं, बस 2 सेकंड लगेगा। अगर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी मोशन में होता, अगर बॉडी को हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में भेजना होता तो क्या करते, जस्ट अपोजिट क्या लगाते थे सूडो फोर्स, जिसे कहते हैं MA। ये क्या है सूडो फोर्स, इसी को डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और एक केस लेते हैं हम लोग हैं अपना, मैं सरफेस रफ है, सारे सरफेस रफ है, सिंपल केस है। अगर फोर्स कैसे लग रहा है, किसी एंगल पे एफ फोर्स लगा, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एफ साइन थीटा, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एन। फ्रिक्शन अगर मोशन राइट साइड है, अगर फोर्स किधर लगा है राइट साइड लगा है, तो रिएक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन किधर आएगा लेफ्ट साइड, म्यू एस इंटू एन, अगर बॉडी क्या है स्टैटिक कंडीशन में है। तो आइए इसका समेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, समेशन fx इक्वल टू 0, fx में क्या है f cos थीटा इक्वल टू म्यू एस एन थीटा, इसे फोर्स को नहीं माने हैं। ये फोर्स नहीं है, अगर हम लोग बस एक फोर्स लगाए हैं तो fx में क्या होगा f cos थीटा किसके बराबर होगा, अपने फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, f cos थीटा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगर अब हम लोग क्या करेंगे समेशन fy इक्वल टू 0, ये सब किसके इक्वेशन, हर जगह आप ये नहीं लगा सकते समेशन fx समेशन fy। अगर आपका कैसा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तभी ये दोनों केस लगा सकते हैं।
अब एफ वाई क्या होगा, एन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे क्या आ रहा है एफ साइन थीटा, एन इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये दो फोर्सेस आ गए मेरे, ठीक है। यहां से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, ये मेरी बॉडी रखी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज क्या करता है कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल दैट अ बॉडी कैन अटेन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब वो मैक्सिमम एंगल जिस कंडीशन पे ये बॉडी कहाँ पे रहे, यहीं पे बनी रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी रहे, ये स्लाइड नहीं होना चाहिए। वो मैक्सिमम एंगल जिस कंडीशन पे ये बॉडी स्लाइड ना हो, उसी पे रुकी हुई हो, मतलब ये थीटा मैक्स के बराबर है, थीटा मैक्सिमम। ये थीटा मैक्सिमम की वैल्यू पूछा है जिस कंडीशन पे ये बॉडी स्लाइड ना हो, अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, इसी को क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आज क्या क्या पढ़े हैं देख लीजिए। हम लोग स्टार्टिंग किए थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ये सब क्या है स्टैटिक रीजन के हम लोग पढ़े हैं। स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन में था क्या था, हम लोग अगर फोर्स 0 किलो न्यूटन लगाते तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 0 किलो न्यूटन। फिर हम लोग ने 10 किलो न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन। जब 30 लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एस एन, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 किलो न्यूटन, तो फोर्स भी 30 किलो न्यूटन है। इस टाइम टेंडेंसी है मूव करने की, अगर 1 किलो न्यूटन और बढ़ा देंगे तो बॉडी डायनामिक कंडीशन में आ जाएगी, मगर अभी टाइम किस कंडीशन में है स्टैटिक कंडीशन में। ये तीनों केस हम लोग स्टैटिक रीजन के लिए। स्टैटिक रीजन में और क्या होता था म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, क्या लिखे इस केस में डायनामिक रीजन का केस लिया। अगर फोर्स 40 किलो न्यूटन लगाए हैं, अगर 20 किलो न्यूटन से राइट साइड जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा म्यू के इंटू एन। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स बॉडी किसमें है मोशन में है, तो और वेट किधर लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, न्यूट्रल नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस बॉडी अगर मूव कर इसे रोकना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं सूडो फोर्स का, इसी को क्या कहते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यही है, अगर बॉडी आपकी मोशन में है, अगर उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाना है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन आप एम ए फोर्स लगा दिए, कंडीशन में बॉडी क्या आ जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम रहती है। इसके बाद हम लोग पढ़े दो केसेस, इंक्लाइंड सरफेस का केस, जब बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रहेगी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा डायनामिक क्या होगा, सारे चीज़ हम लोग रिजॉल्व करके कंपोनेंट देखे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखे। उसके बाद हम लोग एक नॉर्मली बॉडी रखे उस पर इंक्लाइंड फोर्स लिए, इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखे क्या क्या फोर्सेस मेरे बन रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ा। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।